and welcome to all in Exam Wisdom. My name is आकाश श्रीवास्तव। तारीख है आज 26 सितंबर 2022 और हम बात कर रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल क्रक्स को आसान भाषा में समझने की। आज हम 4 एडिटोरियल आर्टिकल को कवर करेंगे। आज का जो पहला आर्टिकल है वो रहेगा वायलेंट फ्रंट। इसके बाद हम बात करेंगे ओवर द टॉप, देन वी विल डिस्कस सॉफ्ट पावर, नई रेस हर देश जीतना चाहता है, एंड इन द लास्ट वी विल कवर अ ग्राउंड प्लान फॉर इंडियाज रिफॉर्म्ड मल्टीलेटरलिज्म। वन बाय वन चारों ही एडिटोरियल आर्टिकल के क्रक्स को आसान भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। आज का जो पहला आर्टिकल है वो है वायलेंट फ्रंट, हिंसक मोर्चा। द पीएफआई इन्वोक्स द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंगेजेस इन वायलेंस एट द सेम टाइम। पीएफआई संविधान का हवाला देता है और साथ ही हिंसा में संलग्न होता है। आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात को क्लियर कर देता हूं कि जो भी हिंदी अनुवाद है उसके लिए गूगल ट्रांसलेशन का इस्तेमाल किया गया है। ऐसे में शब्दार्थ और भावार्थ की भिन्नता को कमेंट बॉक्स में जरूर इंगित कीजिएगा। इस आर्टिकल में बात हो रही है अभी हाल में राष्ट्रीय जांच एजेंसी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए द्वारा 100 से ज्यादा लीडर और एक्टिविस्ट जो कि कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े हुए, इनकी गिरफ्तारी कर ली जाती है और इस पर आरोप लगता है कि इस संगठन द्वारा लगातार हिंसा भड़काने का प्रयास किया जा रहा है। बेसिकली केरला इस संगठन का जो लॉन्च पैड बन के उभर रहा है। इस संगठन पर एनआईए द्वारा यह भी आरोप लगता है कि जो धार्मिक शांति देश में है उसको भंग करने का प्रयास हो रहा है, भड़काने का प्रयास हो रहा है और साथ ही साथ में भारत के खिलाफ जो भारत की छवि है उसको किस तरीके से बिगाड़ा जा सके, भारत के खिलाफ असंतोष की भावना को भड़काया जा सके, ऐसा प्रयास इस संगठन के द्वारा किया जा रहा है। आगे एनआईए द्वारा यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि बेसिकली इस संगठन के द्वारा एक अल्टरनेटिव जस्टिस डिलीवरी सिस्टम, वैकल्पिक न्याय वितरण प्रणाली, इसको प्रचार करने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही साथ में जो मानसिक तौर पर कमजोर युवाएं हैं उनको अल कायदा जैसे प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन में शामिल होने के लिए उकसाया जा रहा है और भारत में इस्लामिक शासन किस तरीके से स्थापित कर दिया जाए इसकी साजिश भी इस संगठन द्वारा किया जा रहा है। और जब एनआईए छापा मारता है तो इस संगठन द्वारा कई जो देश के शीर्ष और प्रमुख नेता हैं विशेष समुदाय से जुड़े हुए, उनके खिलाफ भी एक हिट लिस्ट इस संगठन से जब्त किया जाता है। इस सब के अलावा 2013 में नारद हथियार प्रशिक्षण मामले में ये संगठन लिप्त पाया जाता है। उसके बाद कई गैरकानूनी गतिविधियां लगातार इस संगठन के खिलाफ पाई जा रही हैं। 2013 की बात किया जाए तब उसमें इस संगठन पर युवाओं को विस्फोटक और हथियारों के उपयोग में प्रशिक्षित करने के इरादे से एक आतंकवादी शिविर आयोजित करने के लिए दोषी ठहराया गया था। इसके अलावा 2020 की बात की जाती है तो जब दिल्ली दंगे होते हैं तो उसमें भी दंगों को भड़काने का प्रयास भी संगठन के कुछ सदस्यों द्वारा किया गया था और उनकी गिरफ्तारी भी होती है। बाद में आर्टिकल में यह भी बात कही जा रही है कि इस संगठन पर मनी लॉन्ड्रिंग का भी आरोप है। इन सब के अलावा ये जो संगठन होते हैं इसमें जो हिंदुत्व आक्रामकता की बातें आज काफी बढ़ चढ़कर की जा रही हैं और जो सरकार है संबंधित उसके द्वारा भी जो उपाय होते हैं, कई बार जो मुसलमान और जो दूसरे अल्पसंख्यक होते हैं, विशेष तौर पर इसमें मुसलमानों की बात कही गई है क्योंकि पीएफआई संगठन की बात कही जा रही है जो कि इस्लामिक संगठन है, तो जो मुसलमान होते हैं उनके बीच असुरक्षा की भावना से जो वो गुजर रहे होते हैं, ऐसी असुरक्षा की भावना को ये संगठन और हवा देकर देश के खिलाफ उसका इस्तेमाल करते हैं। अब ऐसे में जो सरकार है, राज्य, उसको इस तरीके से कार्य करना होगा कि जो अपना जो रवैया, जब पूरी सरकार जब एक रवैया अपनाती है जिसको किसी भी प्रिजुडाइज से बचते हुए, कोई भी चयनात्मक जो दृष्टिकोण है उससे ग्रसित होने से बचते हुए, किसी भी प्रकार का कट्टरपंथ, वो किसी भी धर्म, किसी भी समुदाय से जुड़ा हुआ क्यों ना हो, सबके खिलाफ त्वरित, कठोर और एक समान कार्रवाई करनी चाहिए।
अगले आर्टिकल में बात हो रही है ओवर द टॉप, सबसे ऊपर। द गवर्नमेंट मस्ट अपग्रेड इट्स थिंकिंग ऑन प्राइवेसी बिफोर डिजिटल ऐप कंट्रोल। डिजिटल ऐप्स नियंत्रण से पहले सरकार को गोपनीयता पर अपनी सोच को अपग्रेड करना चाहिए। आर्टिकल में बात हो रही है अभी जो ड्राफ्ट टेलीकम्युनिकेशन बिल 2022 लाया गया है और जो कि इस समय सार्वजनिक पटल पर भी रखा गया है, जिससे कि आम जो नागरिक है वो इसके जो भी प्रावधान है उससे अवगत हो सके और अपना इनपुट भी सरकार तक पहुंचा सके कि कुछ अगर वो एडिशनल कुछ चेंजेस चाहते हैं अथवा जो सरकार जो इसके प्रावधान करके लाई है उससे जो आम जनता है वो अपनी क्या राय रखता है। आगे आर्टिकल में ये भी बात कही जा रही है कि जो ड्राफ्ट टेलीकम्युनिकेशन बिल 2022 लाया जा रहा है इसमें यह प्रावधान किया जा रहा है कि जो ओवर द टॉप स्ट्रीमिंग जो सेवाएं होती हैं उस पर सरकार अधिक नियंत्रण स्थापित कर सके। अब यदि इसको मंजूरी जब मिल जाएगी अथवा यदि मंजूरी मिल जाती है तो बहुत सारे जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है जैसे कि व्हाट्सएप हो गया, जूम हो गया, नेटफ्लिक्स इत्यादि हो गया, इन सभी को दूर संचार सेवाएं मान लिया जाएगा और इसलिए जब ये डिजिटल सेवाओं की एक पूरी श्रृंखला होगी तो सरकार द्वारा इस पर नियंत्रण और ज़्यादा बढ़ जाएगा। अभी आज की बात करें तो जो आईटी एक्ट है उसके द्वारा जो डिजिटल सर्विसेज होती हैं सरकार उसके द्वारा उस पर चेक एंड बैलेंस लगाती है। आगे आर्टिकल में ये भी बात कही जा रही है कि नए डेफिनेशन के इंक्लूजन की बात कही जा रही है जो प्रसारण सेवाओं को लेकर होगा, जिसके द्वारा चाहे वो ईमेल हो, वॉइस मेल हो, सिंपल वॉइस मैसेज हो, वीडियो, डेटा कम्युनिकेशन, इंटरनेट, ब्रॉडबैंड सर्विस, ओवर द टॉप कम्युनिकेशन सर्विस, सब कुछ इसमें शामिल हो जाएंगे और इसके अलावा कुछ एक्सेप्शन भी होंगे जिसके लिए सरकार अलग से कोई नोटिफिकेशन जब वो ज़रूरत समझेगी तब भी वो ला सकेगी। इस सब के बाद आर्टिकल में ये भी बात कही जा रही है कि जो सरकार है उनका कहना है कि अभी तक भारत में जो फ्रेमवर्क है वो 1885 इंडियन टेलीग्राफ एक्ट द्वारा जो इन सब जो आधारित है और बेसिकली जो अभी लगभग 130 से 140 वर्ष पुराना ये जो कानून हो चुका है और आज के समय में समस्याएं नए तरीके की उठ रही हैं, पूरा डिजिटल रिवॉल्यूशन हो चुका है और इन सब के अलावा टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन लगातार हो रहा है। तो ऐसे में जो सरकार है उसको भी नियंत्रण करने के लिए कानून में नयापन लाने की आवश्यकता होगी। अब आगे ये भी बात कही जा रही है कि जो उपयोगकर्ता हैं, ये आम इंसान की बात हो रही है कि उनका जो राइट टू प्राइवेसी है उस पर सरकार को ध्यान देना होगा और साथ ही साथ में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन आए वो और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होकर आए। आगे आर्टिकल में ये बात कही जा रही है कि चूंकि जो मौलिक अधिकार के रूप में राइट टू प्राइवेसी को सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्थापित कर दिया जा चुका है, अब ऐसी बातें कही जा रही हैं कि चूंकि जब ये जो ड्राफ्ट अगर स्वीकार हो जाएगा तो सरकार को कई इसमें शक्तियां मिल जाएंगी जिसके द्वारा देश हित में किसी आपातकाल की स्थिति में अथवा सार्वजनिक सुरक्षा का हवाला देते हुए सरकार द्वारा कोई भी जो मैसेज होता है संदेश को प्रसारित होने से रोकने की शक्ति सरकार को मिल जाएगी। दूसरा एक कंट्रोवर्शियल क्लॉज इसमें और जोड़ा जा रहा है कि जो व्यक्ति है जिसके लिए लाइसेंस दिया गया है, जो सेवाएं प्रदान करता है, उसकी पहचान को यदि सरकार चाहेगी तो सरकार को उसकी पहचान को डिस्क्लोज करना होगा जो भी एजेंसीज होती हैं, सर्विस प्रोवाइडर होती हैं, उनके द्वारा। ऐसी ही कुछ बातें अभी जब आईटी जो ड्राफ्ट आया था जिसको बाद में काफ़ी दबाव के बाद सरकार वापस ले लेती है, उसमें भी कुछ ऐसा ही प्रावधान किया गया था जहां पर जो भी ओरिजिनेटर होता है इंफॉर्मेशन का, जो कंप्यूटर रिसोर्स का, जहां से इंफॉर्मेशन ओरिजिनेट करेगी, यदि सरकार वो इंफॉर्मेशन चाहेगी तो जो सर्विस प्रोवाइडर है उसको ये इंफॉर्मेशन देना होगा। हालांकि ऐसे प्रावधान और बेसिकली जब इसकी बात कही जा रही तो इसको ऑलरेडी कोर्ट में चैलेंज किया जा चुका है। अब ये भी बात अंत में कही गई है कि जिस तरीके से
पर्याप्त संदेह करने का कारण ये बिल दे रहा है। बेसिकली व्यवहारिक पक्ष भी उतना सरल नहीं होगा, क्योंकि जब पहचान बताने की बात आएगी तो जो मैसेज जो इनक्रिप्टेड होते हैं उसको तोड़ने से जो कम्युनिकेशन होता है वो ऑलरेडी काफ़ी कमज़ोर हो जाएगा। व्यवहारिक तौर पर भी जटिलता सामने आएगी। और दूसरी बात है कि जो व्यक्तिगत सुरक्षा है उस पर भी सवालिया निशान खड़े हो जाएंगे। जब डेटा कम्युनिकेशन, जब डेटा सिक्योरिटी की बात आती है तो अभी सबसे पहले ज़रूरी ये होगा कि पहले सरकार प्रॉपर जो डेटा संरक्षण कानून है उसका कवच आम नागरिक को दे दे। उसके बाद वो किसी और तरीके का जो संचार या अथवा दूसरे जो कानून है उसको लाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि बार बार अगर जो आम नागरिक है उनके जो रिलेटेड जो भी सूचना है उसमें भेदने का प्रयास सरकार द्वारा किया जाएगा तो ये समस्याग्रस्त होगा। अगले आर्टिकल में बात कही जा रही है सॉफ्ट पावर द न्यू रेस एवरी कंट्री वांट्स टू विन। सॉफ्ट पावर, नई रेस, हर देश जीतना चाहता है। सक्सेस इन इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट्स डज हैव अ पॉजिटिव इफेक्ट विच इंडिया मस्ट नोट। अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों में सफलता का सकारात्मक प्रभाव पड़ता है जिस पर भारत को ध्यान देना चाहिए। आर्टिकल की शुरुआत में सॉफ्ट पावर क्या होता है उस पर अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट जोसेफ नायर जूनियर जो 1980 के दशक में बात करते हैं कि जो सॉफ्ट पावर एक ऐसी शक्ति को कहना होगा जो कि जबरदस्ती अथवा बल प्रयोग के स्थान पर सांस्कृतिक, राजनीतिक और अपनी जो अन्य नीतियां हैं उनके माध्यम से जो आकर्षण की एक शक्ति प्रदान करती है अंतर्राष्ट्रीय पटल की जब बात होती है तो ये सॉफ्ट पावर कहलाता है। अब चूंकि भारतीय खेलों के संबंध में आगे बात होती है कि वो लगभग अपने स्वर्णिम काल से गुजरने की शुरुआत कर रहा है। उसमें टोक्यो ओलंपिक, बर्मिंघम राष्ट्रमंडल जो खेल होते हैं उसमें अच्छे जो प्रदर्शन भारतीय द्वारा किए गए हैं उसका उदाहरण दिया गया है। अब आगे ये भी बात कही जा रही है कि जो ऐसे खेल होते हैं न ही सिर्फ अपने देश और खिलाड़ियों का मान आगे बढ़ाते हैं बल्कि जब जियो पॉलिटिक्स की बात होती है तो आज के समय में ये देश की जो इमेज होती है उसको भी पॉजिटिवली बिल्डअप करते हैं। अब आगे ये बात हो रही कि अभी इस तरीके से कोई भी जो प्रमाण है वो नहीं है कि किस तरीके से जो जब सॉफ्ट पावर और जो ओलंपिक में जो प्रदर्शन जो विभिन्न जो कंट्रीज का होता है उसमें कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है अथवा नहीं होता है। लेकिन अभी रिसेंटली में डोंगफेंग लियू जो कि इंटरनेशनल प्रोफेसर ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट फॉर शंघाई कैंपस ऑफ स्पोर्ट बिजनेस स्कूल है, इन्होंने फ्रेंच सिटीजन पर 2020 में एक सर्वे किया जहां पर उद्देश्य क्या था कि जो चीन द्वारा जो भी प्रदर्शन होते हैं ओलंपिक में क्या उसका चाइना की जो सॉफ्ट पावर है उस पर कोई प्रभाव पड़ता है। और इन्होंने अपनी जो स्टडी किया उसमें यह पाया कि किसी भी देश की ओलंपिक उपलब्धि का उसकी जो राष्ट्रीय सॉफ्ट पावर होता है उस पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। अब आगे खेलों को लेकर चीन की बातें कही जा रही है जिसमें कि जो चीन है वो अन्य देशों के साथ जो पीपल टू पीपल रिलेशन होता है उसको बढ़ाने के लिए जिन खेलों में चीन का दबदबा हो रहा है अथवा चीन अच्छा प्रदर्शन कर रहा है उसका सहारा ले रहा है अथवा अन्य कई ऐसे जो देश हैं जो अमुक खेलों में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं उनके साथ चीन अपने यहाँ के जो खिलाड़ी हैं उनका प्रशिक्षण कराने पर जोर दे रहा है, ऐसे प्रावधान कर रहा है जिससे कि चीन का जो प्रदर्शन है खेलों में वो लगातार उसका स्तर बढ़ता जाए। इसमें कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं जैसे कि मेडगास्कर जैसे अफ्रीकी देशों की बात कही जा रही है जहां पर इस देश के साथ चीन में तैराकी, बैडमिंटन, टेबल टेनिस आदि को खेलों की जब बात आती है तो यहाँ के खिलाड़ी चीन में आकर प्रशिक्षण ले सकते हैं। बेसिकली होता क्या है जब कोई देश के खिलाड़ी किसी दूसरे देश में जाकर प्रशिक्षण लेंगे और अपने देश को लेकर जब वो अंतर्राष्ट्रीय किसी खेलों में प्रदर्शन करेंगे और वो प्रदर्शन सुधरेगा तो निश्चित तौर पर दोनों ही देशों के बीच में जो पीपल टू पीपल कांटेक्ट होता है, एक रिलेशनशिप बिल्डिंग होती है, वो काफ़ी पॉजिटिवली इम्पैक्ट होती है। आगे ये भी बात कही जा रही है कि
जो चीन द्वारा कई देशों के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन की जा रही है इस क्षेत्र में। बेसिकली केनिया जैसे क्षेत्र देशों की बात कही जाए, जो कि जब लंबी दूरी की जब धावकों की बात आती है तो अफ्रीकन देशों के धावकों का दबदबा पूरे दुनिया में देखने को मिलता है। विशेष तौर पर केनिया की बात जब लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग की बात आती है, ऐसे में चीन द्वारा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग केनिया के साथ साइन होता है, जहां पर दोनों ही देशों के जो धावक हैं, जो एथलीट हैं, वो एक साथ प्रशिक्षण कर सकेंगे। भारत के आगे बात कही गई है कि जब भारत की जो जनसंख्या है और जो मिडल है उसका जब रेशियो, पॉपुलेशन टू मिडल रेशियो की जब बात कही जाती है तो दुनिया में सबसे जो खराब जो स्थान आएगा उनमें से भारत का स्थान आता है जनसंख्या पदक अनुपात के मामले में। 1990 के संस्करण के बाद से ओलंपिक में मात्र भारत द्वारा 35 पदक ही जीते गए हैं। अब चूंकि हमारे यहाँ की जब बात कही जाती है तो शुरुआत से जब एलिमेंट्री स्टेज होता है, स्कूल लेवल, जब प्राथमिक स्तरों से ही जो खेलों के प्रति जो झुकाव है अथवा खेलों के प्रति जो भी समाज और इन्वेस्टमेंट, खिलाड़ी, बच्चों का जो झुकाव होना चाहिए, जो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, वो काफ़ी कम देखने को मिलता है, जिससे कि आगे चलकर जब प्रोफेशनल खिलाड़ियों की बात होती है तो उनका भी जो परफॉर्मेंस, संख्या, सब कुछ बाधित होती है। इसी के संबंध में मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट द्वारा सितंबर 2014 में टॉप्स स्कीम, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम लेकर सामने जो भारत सरकार आती है, भारत सरकार का बेसिकली खेल मंत्रालय, इसका टारगेट ये रहता है कि ओलंपिक में भारत के प्रदर्शन को और ज़्यादा बेहतर बनाना है। 2014 में होता है और अभी हाल में देखा जा रहा है इसका जो फल है इसको मिलने की शुरुआत हो चुकी है। इसके साथ में 2016 में नीति आयोग भी एक 20 सूत्रीय प्लान बनाकर आता है कि किस तरीके से भारत का ओलंपिक में जो प्रदर्शन है उसको सुधारा जा सके। और बेसिकली उसके रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि शुरुआती जो चरण होते हैं उसमें भारत में जो एलिमेंट्री लेवल की बात कही जाती है तो जो एक पॉजिटिव जो स्पोर्ट रिलेटेड जो माहौल, जो पूरा एनवायरनमेंट की बात कही जाती है वो उतना बेहतर नहीं है, उसकी कमी देखने को मिलती है। इसके अलावा संसद में जवाबदेही के दौरान में ये भी बात सामने आती है कि भारत खेलों पर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन केवल 3 पैसा ही खर्च करता है, जबकि चीन की अगर बात करें तो लगभग 6 रुपए 1 पैसा ये अनुपात आता है। ये बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलता है कि कोई देश खेल को कितना सीरियस ले रहा है। और अंतरराष्ट्रीय पटल पे जब बात होगी तो निश्चित तौर पर सॉफ्ट इमेज को बढ़ाने के लिए ये बातें सामने आएंगी। इन सब के बाद आगे ये भी बात कही जा रही है कि अभी जो रीसेंट ओलंपिक, टोक्यो ओलंपिक जब होता है तो लगभग 3.05 बिलियन लोगों ने इसको किसी भी तरीके से इसका प्रसारण देखा और 74% अब जो डिजिटल व्यूवरशिप है उसकी इंक्रीजमेंट देखने को मिलती है रियो पिछला जो ओलंपिक होता है 2016 में उसके मुकाबले। ऐसे में निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिलता है जिससे कि कोई भी देश कल्चरली जो अपना जो सांस्कृतिक विरासत है उसका विश्व के जो पूरा एक वैश्विक मंच मिल रहा है उस पर उसका प्रदर्शन ही कर सके। इसके अलावा भारत सरकार के लिए कुछ रिकमेंडेशन भी दिया जा रहा है इस आर्टिकल में, किस तरीके से अपनी जो सॉफ्ट पावर है उसको इंक्रीज किया जा सके। सबसे पहले बात हो रही है कि जिस तरीके से चीन द्वारा कई देशों के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया जा रहा है, भारत को भी ऐसा करना चाहिए। और जो विदेशी खिलाड़ी हैं उनका भारतीय खिलाड़ियों के साथ प्रशिक्षण करना चाहिए। हम ऑस्ट्रेलिया से सीख सकते हैं, स्विमिंग की बात कर सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया यूके का दबदबा है वहाँ से सीख सकते हैं। हम जब दौड़ की बात होती है अफ्रीकन कंट्रीज से ऐसी वो सहायता हम सीख सकते हैं। इसके अलावा आगे ये भी बात कही जा रही है कि इन सबों के बीच में कोई भी राजनीति नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से अभी जब चीन की बात करते हैं तो चीन में जब क्रिकेट के डेवलपमेंट की बात आती है तो बिना किसी राजनीति में पड़े चीन भारत से मदद मांगता है। उसी तरीके से भारत को भी खेलों के विकास में राजनीति को आड़े नहीं आने देना चाहिए। आगे ये भी बात कही जा रही है कि जो जिस तरीके से खेल मंत्रालय द्वारा टॉप्स स्कीम लाई गई है और इसी तरीके से चीन भी में भी इस तरीके की योजना थी। बेसिकली कुछ खेलों पर ध्यान केंद्रित करना भारत जैसे देशों के लिए फायदेमंद है। और इस
टॉप्स जो स्कीम है उसमें कम से कम 500 एथलीटों को इनके जो प्रशिक्षण है उसको ध्यान देना होगा और किस तरीके से उसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ाया जा सके, कोचेस को स्तर को बढ़ाया जा सके, इनको प्रॉपर ट्रेनिंग, बेहतर ट्रेनिंग जो इंटरनेशनल वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग मुहैया कराई जाए, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। इन सब के अलावा जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की बात होती है वो काफ़ी ज़रूरी होता है, इसकी भी सलाह इसमें दी जा रही है कि सरकार और जो प्राइवेट जो इन्वेस्टमेंट होता है, जो ट्रिपल पी मॉडल होता है, सार्वजनिक निजी भागीदारी, इस मॉडल के तहत कार्य करना चाहिए, जिससे कि बेसिकली जो एलिमेंट्री लेवल है वहाँ पर जो सुविधाएं होती हैं, बुनियादी ढांचे होते हैं, उनका और ज़्यादा निर्माण किया जा सके। क्योंकि जब ट्रिपल पी की जब बात होती है, जब प्राइवेट जो प्लेयर्स होते हैं वो भी किसी खेल की तरफ आते तो निश्चित तौर पर अभूतपूर्व पूरा ओवरहॉल देखने को मिलता है। एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं आईपीएल की, आज में हम अगर बात करते हैं तो किस तरीके से आईपीएल आने के बाद से क्रिकेट और ज़्यादा बदलता हुआ नज़र आ रहा है और भारत का आईपीएल की वजह से एक जो इंडिया ब्रांड है वो एक सॉफ्ट पावर भारत की इस खेल के साथ में काफ़ी हद तक बढ़ाता है और खेलों में भी इस चीज़ों को बढ़ावा देना होगा। क्योंकि जब सॉफ्ट पावर की बात कही जाती है तो बेसिकली ये स्वयं में कोई साध्य नहीं है कि हमको सॉफ्ट पावर बनना हमारा कोई लक्ष्य है। बेसिकली ये एक साधन है जो बहुत सारे लक्ष्यों को पूरा करने के लिए एक प्लेटफॉर्म देगा, जो कि आज के समय में बेहद आवश्यक होता जा रहा है। लास्ट आर्टिकल में बात होगी अ ग्राउंड प्लान फॉर इंडियाज रिफॉर्म्ड मल्टीलैटरलिज्म, भारत के बहुपक्षवाद में सुधार के लिए एक ज़मीनी योजना। New Delhi call for structural overhaul of global multilateral institutions incorporates institutional accountability and a wider representation of developing countries. नई दिल्ली ने वैश्विक बहुपक्षीय संस्थानों के संरचनात्मक ओवरहॉल का आह्वान किया, जिसमें संस्थागत जवाबदेही और विकासशील देशों का व्यापक प्रतिनिधित्व शामिल है। आर्टिकल में बात हो रही है अभी हाल में विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर जी, जो कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की यात्रा पर हैं 18 से 28 सितंबर के, और इसके बीच में यूएन में भी इनका भाषण होता है। काफ़ी ऐतिहासिक ये भाषण माना जा रहा है। बेसिकली अभी हाल फिलहाल में समरकंद में एससीओ की बैठक के तुरंत बाद भारत का यहाँ पर यूनाइटेड नेशन और अमेरिका में अपनी जो दावेदारी है, अपनी मौजूदगी है, उसको प्रतिलक्षित करना इस बात की तरफ इंगित कर रहा है कि भारत में जो एक नवीनीकृत बहुपक्षीय कूटनीति जो भारत इसको अपना रहा है, अब हमारी जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप की जब हम बात करते हैं, फॉरेन पॉलिसी की जब बात करते हैं, उसमें लगातार भारत बदलाव कर रहा है और बहुपक्षीय मल्टीलेटरल डिप्लोमेसी की तरफ भारत लगातार बढ़ता जा रहा है। इसमें जब जनरल असेंबली ऑफ यूनाइटेड नेशन की जब 77वीं बैठक होती है, वहाँ पर भी भारत जो मल्टीलेटरलिज्म है उसकी बात करता है। इसको और ज़्यादा किस तरीके से यूनाइटेड नेशन को और ज़्यादा सुधारा जा सकता है और ज़्यादा इंक्लूसिव बनाया जा सकता है, समावेशी बनाने पर जोर देता है। इन सब के बाद आर्टिकल में इस बात की भी जिक्र हो रहा है, जिस तरीके से इस बार का थीम था 77वें जनरल असेंबली का कि अ वाटरशेड मोमेंट ट्रांसफॉर्मेटिव सॉल्यूशन टू इंटरलॉकिंग चैलेंजेस। ये निश्चित तौर पर भारत को संयुक्त राष्ट्र के एक मजबूत साझेदार के रूप में सही रखता है। अब आगे कुछ इवेंट का जिक्र हो रहा है जहां पर भारत जो संयुक्त राष्ट्र में सुधार की जब बात आती है तो किस तरीके से भारत उसकी खोज में और ज़्यादा मजबूत नज़र आता है। इन जब इवेंट्स की बात करते हैं तो सबसे पहला इवेंट आता है जब कोविड-19 पैंडेमिक आता है, जिसमें बहुत सारे देश अपनी बाउंड्री को क्लोज कर देते हैं, जिससे कि पूरा जो सप्लाई चेन होता है वो प्रभावित हो जाता है और दवाओं की, टीकों की आवश्यकता पूरी दुनिया और इसको काफ़ी ज़्यादा महसूस करती है। ऐसे में भारत सहित जो ग्लोबल साउथ कंट्रीज़ हैं वो सामने आते हैं, चाहे वो वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग की बात हो, मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो। तो बेसिकली
ऐसे कंट्री, विशेष तौर पे जब भारत की बात हो रही है, तो अपने इस कदम से जो यूनाइटेड नेशन का जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसको अधिक इंक्लूसिव, अधिक समावेशी बनाने के लिए अपनी दावेदारी को और ज़्यादा मजबूत कर रहा है, उसके लिए अपनी एक जगह बना रहा है। दूसरी बात, दूसरे इवेंट की जब बात कही जाती है तो संयुक्त राष्ट्र, इसका निर्माण जब हुआ था इस उद्देश्य से हुआ था सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद कि दुनिया में इस तरीके की घटनाओं को रोका जा सके। और हाल में जिस तरीके से अभी रूस और यूक्रेन का युद्ध होता है उसमें संयुक्त राष्ट्र विफल साबित होता है इसको रोकने के लिए। अब ऐसे में जब वेस्टर्न कंट्रीज द्वारा जो रशिया है उस पर और ज़्यादा जो सैंक्शन है उनको लगाने का प्रयास हो रहा है, उसको बाइकआउट करने का प्रयास हो रहा है, तो ऐसे समय पर जब वीटो की बात आती है तो वो और ज़्यादा अनावश्यक स्तर तक उस कर पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। और इन सब के बीच में जो मल्टीलेटरलिज्म है उसको रिफॉर्म करने की और ज़्यादा आवश्यकता देखने को मिल रही है। और ऐसी भी आशंका बताई जा रही है, ऐसा भी अनुमान लगाया जा रहा है, यदि जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है और ज़्यादा इंक्लूसिव और ज़्यादा मल्टीलेटरलिज्म इसमें होता तो शायद इसमें वो ताकत होती जो युद्ध रशिया यूक्रेन में हो रहा है और लगातार बढ़ता जा रहा है उसको रोक सकता। आगे चीन की बात हो रही है। चीन जो कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है, बावजूद उसके लगातार चीन एग्रेसिव नज़र आ रहा है। चाहे वो दक्षिण चीन सागर की बात हो, प्रशांत हिंद जो हिंद प्रशांत क्षेत्र है उसकी बात हो, और इन सबके साथ में जो कई सारे मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं यूनाइटेड नेशन को लेकर, वहां पर भी चीन कई बार अपनी दादागिरी दिखाता है। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल की बात हो रही है, जिस तरीके से अभी चीन द्वारा यूनाइटेड नेशन के ह्यूमन राइट चीफ मिशेल बैचलेट, इन पर दबाव डाला जाता है कि आप जो आपकी तरफ से लगातार जो ह्यूमन राइट को लेकर यूनाइटेड नेशन द्वारा जो ह्यूमन राइट की रिपोर्ट जो प्रकाशित होती उसको रोक दीजिए, क्योंकि उस रिपोर्ट में उगियर मुसलमान, इनका जो चीन में जो भी इनके जो खस्ता हाल चल रहा है, इनके खिलाफ चीन में जो अत्याचार हो रहे हैं वो जग जाहिर न हो सके। अब ऐसे बदलते समय के अनुरूप यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में सुधार के लिए भारत की जो आह्वान है वो पिछले कुछ वर्षों में और ज़्यादा बढ़ा है। आगे बात हो रही है कि जिस तरीके से रूस यूक्रेन युद्ध और जो महामारी है उससे प्रेरित प्रतिबंधों के परिणाम स्वरूप देशों के बीच में विभाजन के साथ संयुक्त राष्ट्र की सुधार की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक स्पष्ट रूप से महसूस किए जाने की संभावना है। आगे अब ये भी बात हो रही है, भारत की बात हो रही है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में सुधार के अलावा भारत जब बात होती है तो भारत क्वाड, ब्रिक्स, सिलेक, कम्युनिटी ऑफ लैटिन अमेरिकन एंड कैरेबियन स्टेट, कैरिकॉम, इंडिया कैरिकॉम, कैरेबियन कम्युनिटी, और जो दूसरे जो त्रिपक्षीय जो ऐसे फोरम होते हैं जैसे कि इंडिया फ्रांस ऑस्ट्रेलिया की बात हो, इंडिया फ्रांस यूएई की बात हो, इंडिया इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया की बात हो, वहाँ पर लगातार भारत प्रयास कर रहा है कि भारत की जो आवाज़ है, मौजूदगी है वैश्विक पटल पर, वो और ज़्यादा मुखर हो सके। इन सब के बाद अब ये बात कही जा रही है कि जिस तरीके से आज का जो समय चल रहा है उसमें जो मौजूदा बहुपक्षीय व्यवस्था है उसके साथ लगातार जो हताशा है, अथवा उसमें जो मल्टीलेटरल जो आज के समय में जो इंस्टीट्यूशन है, ग्लोबल इंस्टीट्यूशन जो ग्लोबल गवर्नेंस की बात करते हैं, उनके प्रति उदासीनता बढ़ती जा रही है। और ऐसे समय के बीच में जैसा कि डॉक्टर जयशंकर जी ने यूनाइटेड नेशन में अपना जो भाषण था उसमें इस बात की तरफ इशारा किया था कि वैश्विक व्यवस्था के लिए एक चुनौतीपूर्ण समय में भारत कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करना जारी रखता है, और भारत निश्चित तौर पर आने वाले समय में अपनी दावेदारी को और भी मजबूती के साथ रखेगा। आज के हिंदू के क्रक्स में इतना ही, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।